बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, जिसका नाम है एंजाइम्स। बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो अब इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद एंजाइम की स्ट्रक्चर को समझेंगे अच्छी तरह से, और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, और फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शंस, एंजाइम इनहिबिशन एंड एंजाइम क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, एंजाइम स्ट्रक्चर मतलब उसकी बनावट कैसी होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के वो एंजाइम काम किस तरह करती हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शंस वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एंजाइम के एक्शन में रुकावट होती है। तो जैसे टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम, तो ये आगे इंशाल्लाह डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद एंजाइम इनहिबिशन, कैसे एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाती है, फिर एंजाइम क्लासिफिकेशन आखिर में। तो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि पहली जो एंजाइम डिस्कवर हुई थी उसका नाम था डायस्टेज। ये मिक्सचर है अमाइलेज एंजाइम का। उसके अलावा एंसेल्मी पेन ने 1833 को एंजाइम डिस्कवर की थी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो विल्हेल्म कून ने ये सिर्फ टर्म दी थी एंजाइम की, उन्होंने डिस्कवर नहीं की थी, ये आपको बात याद रखनी है। तो चलें डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखें कि हमारी जो सिंथेटिक बुक बोर्ड है क्या कहती है इंट्रोडक्शन के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट वुड नॉट पॉसिबल विदाउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं थी जितने भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल्स के अंदर होती हैं उनके बगैर। जैसे हम टर्म मेटाबॉलिज्म को समझते हैं, ये जो टर्म मेटाबॉलिज्म है इसका जो मतलब है कि जो भी केमिकल रिएक्शन किसी जानदार के अंदर हो तो हम उसे मेटाबॉलिज्म कहेंगे। कोई बड़ी साइंस या कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन अगर आम तौर पर हो तो उसे केमिकल रिएक्शन ही कहेंगे, लेकिन किसी जानदार के अंदर हो तो हम उसे मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। दिस इन टर्न डिपेंडेंट अपॉन कैटालिटिक मॉलिक्यूल कॉल्ड एंजाइम्स। ये जितने भी केमिकल रिएक्शन जो जानदारों के अंदर होते हैं तो ये डिपेंडेंट होते हैं एंजाइम के। एंजाइम और कुछ भी नहीं, सिर्फ कैटलिस्ट है। जैसे आमतौर पर जो कैटलिस्ट होते हैं केमिकल को स्पीड अप कराते हैं, तो एंजाइम भी कैटलिस्ट है, लेकिन कि जो ये बायोलॉजी के अंदर काम आ रही है, मतलब जानदारों के अंदर इस्तेमाल हो रही, तो हम इसे एंजाइम टर्म हमने दिया है। लेकिन इस एंजाइम टर्म की भी एक ख़ास मीनिंग है, वो हम इंशाल्लाह आगे चलकर पढ़ते हैं कि एंजाइम की क्या मीनिंग है। तो विदाउट एंजाइम द डायनामिक स्टेडी स्टेट ऑफ सेल वुड सीज टू एग्जिस्ट। एंजाइम्स के बगैर जो एक रवां-दवां, एक स्टेडी, एक नॉर्मल हालत है सेल की, ये बिल्कुल भी नहीं रहती। अब जब सेल नहीं रहेगा तो ज़िंदगी भी नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। लाइफ इज़ मैश वर्क इन्वॉल्विंग अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ज़िंदगी क्या है कि एक केमिकल रिएक्शंस का जाल है जो कि एक मुनज़्ज़म तरीके से किसी भी जानदार के अंदर हो रहे हैं। तो सम ऑफ दीज रिएक्शंस रिजल्ट इन सिंथेसाइजिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें छोटे मॉलिक्यूल मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। अदर्स इन क्लीवेज लार्ज मॉलिक्यूल्स, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं। एंड स्टिल अदर्स इधर यूटिलाइज एनर्जी, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी इस्तेमाल होती है, और लिबरेट एनर्जी, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो एनर्जी को खारिज करते हैं, मीन्स के एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। चलें डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो ऑल दिस रिएक्शन वुड अकर वेरी स्लोली एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये जो रिएक्शंस हैं ये लो टेम्परेचर और प्रेशर पर बहुत ही स्लो होंगे, बहुत ही आहिस्ता होंगे। द कंडीशंस अंडर विच लिविंग सेल कैरी ऑन देयर लाइफ प्रोसेसेस इन द लिविंग सिस्टम, मतलब वो हालात जिस पे एक जो लिविंग सेल के अंदर जो लाइफ प्रोसेस होते हैं, तो इन द लिविंग सिस्टम दीज रिएक्शंस प्रोसीड एट एक्सट्रीमली हाई रेट्स। अब हमने कहा कि
लो टेम्परेचर और प्रेशर पर ये तो बहुत ही कम होंगे, लेकिन जानदारों के अंदर लो टेम्परेचर और प्रेशर पे ये बहुत ही हाई रेट्स पर हो रहे हैं। उसकी क्या वजह है? कहते हैं कि दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशलाइज्ड सब्सटेंसेस आर बायोकैटालिस्ट। ये जो बात मुमकिन हुई कि लो टेम्परेचर और प्रेशर पर ये रिएक्शंस हाई रेट पर हो रहे हैं, ये एक ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स की वजह से। और वो कौन से हैं? वो हैं बायोकैटालिस्ट। मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट्स कि एंजाइम कुछ भी नहीं, सिर्फ बायोकैटालिस्ट है। बायो क्यों? क्योंकि लाइफ के अंदर कैटालिस्ट तो आपको पता है कि स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो विच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लिविंग सेल, ये बनते भी उसी सेल के ही अंदर हैं जहाँ पर वो काम करते हैं। आगे चल के बात करते हैं कि कुछ ऐसे मतलब जिस सेल के अंदर बनेंगे वहाँ पर भी ये काम करते हैं, लेकिन उस सेल के अलावा दूसरे सेल में भी ये काम कर सकते हैं। डिटेल में इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो द बायोकैटालिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम। इन बायोकैटालिस्ट को हम क्या कहते हैं? इन बायोकैटालिस्ट को हम एंजाइम्स कहते हैं। अब आ जाए एंजाइम की मीनिंग। ये एंजाइम ग्रीक वर्ड है, इन मतलब इनसाइड, एंजाइम मीन्स यीस्ट। द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय फ्राइडरिच विल्हेल्म कून इन 1878। डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि जो एंजाइम का टर्म है, ये जो लफ्ज़ है, ये फ्राइडरिच विल्हेल्म कून ने 1878 को 1878 को दिया था, लेकिन इन्होंने एंजाइम डिस्कवर नहीं की थी। ये बात आपने याद रखनी है। एंजाइम डिस्कवर की थी एंसेल्मे पेन ने 1833 को, जो कि फ्रांस के केमिस्ट थे। तो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। एंजाइम में भी डिफाइंड है, किस तरह इनको डिफाइन करते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, बिल्कुल, कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के अंदर ये किसी केमिकल रिएक्शन को कराते हैं। तो चलें डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि जस्ट फ्यू ईयर्स अगो, बस कुछ ही साल पहले, अब यहाँ पर लिखा हुआ 1980s, मतलब अब से आज 2023 चल रहा है, और ये 1980 को, मतलब 53 साल पहले, 53 ईयर्स पहले जो है वो थॉमस सेच एंड सिडनी अल्टमैन डिस्कवर्ड दैट सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड ऑल्सो फंक्शन एज एंजाइम। अच्छा, तो तकरीबन 1980 के करीब, तकरीबन 1981 में थॉमस सेच और सिडनी अल्टमैन ने ये डिस्कवर किया था कुछ जो एंजाइम होते हैं वो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनएस के बने होते हैं, और उनको भी हम एंजाइम कहते हैं, मतलब वो एंजाइम की तरह ही काम करते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स को, दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड राइबोसोम, उनको हम राइबोसोम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट्स, ये आप बात याद रखें कि कुछ एंजाइम्स ऐसी होती हैं जो राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए की बनी होती है, उससे उन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। विच कैटालाइजेज रिएक्शन इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये जेनेटिक्स में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या काम होता है। बाय अ सेल, ओके, यूज बाय अ सेल, बट जनरली एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि अगर एमसीक्यूज आ जाए तो एंजाइम्स आर डैश इन नेचर, तो आपने आंखें बंद करके टिक करना है प्रोटीनियस इन नेचर। लेकिन अगर आ जाए कि सर्टेन एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है राइबोजाइम्स, उनको कहा जाता है राइबोजाइम्स, ठीक है। लेकिन जनरली अगर आ जाए एमसीक्यू तो वो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं एंजाइम्स की, कुछ खसूसियात हैं, उनको डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, बिल्कुल, प्रोड्यूस इन द प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है डियर स्टूडेंट? देखें, एक सेल होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के अलावा जो एक सेंटर में प्रेजेंट न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो बायोकैटालिस्ट हैं वो न्यूक्लियस के अंदर भी बनते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर भी बनते हैं। तो मीन्स दे आर सिंथेसाइज्ड इन प्रोटोप्लाज्म, ओके। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। वही बात जो हमने पहले की कि एंजाइम्स वो प्रोटीन्स की बनी होती हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, ये बात आपने याद रखनी है कि एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन्स की है। जैसे बायोमॉलिक्यूल में हम पढ़कर आए हैं कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती है, एक फाइब्रस होती है, दूसरी ग्लोबुलर होती हैं। फाइब्रस क्या करती हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती है, और ग्लोबुलर फंक्शनल प्रोटीन होती है, मतलब ये जानदारों के अंदर कोई ना कोई काम परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है।
ओके जिसमें आगे बढ़ते हैं। दे आर ईदर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, ये या तो सिर्फ प्रोटीन्स की ही बनी होती हैं, जैसे अमाइलेज और पेप्सिन, आर मे कंटेन अलोंग विद प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए, मतलब या तो सिर्फ प्रोटीन की होगी या फिर नॉन प्रोटीनस पार्ट भी होगा। एग्जांपल है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये कोएंजाइम है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। एंजाइम एक्ट विद इन द सेल वेयर दे हैव प्रोड्यूस्ड कॉल्ड इंडो एंजाइम, मतलब से वो सेल्स, वो एंजाइम्स जो एक सेल के अंदर बने और वहीं पर ही काम करें, उनको हम इंडो एंजाइम कहते हैं। एंड द एंजाइम विच एक्ट आउटसाइड द सेल कॉल्ड एक्सो एंजाइम, और वो सेल, वो एंजाइम्स जो एक सेल के अंदर बने लेकिन वहाँ पर काम ना करें, दूसरे सेल्स के अंदर जाकर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करें, तो उन्हें हमें एक्सो एंजाइम कहते हैं। ओके जस्ट एक्सो एंजाइम, ये बात आपने याद रखनी है, एक्सो एंजाइम। और दूसरी कौन सी होती हैं? इंडो एंजाइम। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपने अच्छी तरह से, या ये इंडो एंजाइम लिखा हुआ है, हमें ढूंढ रहा था। ओके दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन, बहुत ही अहम MCQ यहाँ से आपका बनता है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट पे काम करेगी। ओके तो डिटेल में इंशाल्लाह आगे देखते हैं हम किस तरह ये काम करती हैं। दे आर मच ग्रेटर इन साइज देन द सबस्ट्रेट्स, अच्छा जो सबस्ट्रेट्स जिन पर ये काम करती हैं उनसे इनकी जो साइज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। दे हैव पर्टिकुलर साइट्स टू रिएक्ट विद सबस्ट्रेट्स, ये बहुत ही अहम बात है डियर स्टूडेंट्स कि इनके अंदर एक ख़ास जगह होती है जो जिससे सबस्ट्रेट अटैच होता है और ये सबस्ट्रेट पर काम करती है। उस एक ख़ास जगह को, उस साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ। चलें डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एंजाइम एक्टिविटी कैन बी एक्सेलरेटेड, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को आप बढ़ा भी सकते हैं बाय सर्टेन आयंस का आर साल्ट्स, जो कुछ आयंस होती हैं या साल्ट्स होती हैं उनको हम एक्टिवेटर कहते हैं। एक अहम इम्पोर्टेंट कि भाई कुछ आयंस होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, द आयंस आर कॉल्ड एज एक्टिवेटर्स। ओके कौन सा एग्जांपल है? मैग्नेस है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, ये कुछ आयंस या साल्ट्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को स्पीड अप करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। एंजाइम कैन बी इनहिबिटेड बाय सर्टेन फैक्टर्स कॉल्ड इनहिबिटर्स, बहुत ही अहम MCQs के एंजाइम की एक्टिविटी को कौन इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, वो इनहिबिटर्स होते हैं। ये जी अब इनमें एग्जांपल्स दिया हुआ है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये भी एक इनहिबिटर हो सकता है। एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम की तादाद भी इनहिबिशन कर सकती है, pH भी कर सकती है, टेम्परेचर भी कर सकती है। पता है आपको pH सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर, एंजाइम थर्मोलेबाइल होते हैं, आगे चलकर इनको अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। तो जिस दे आर सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। दे वर्क एट स्पेसिफिक pH, एक खास किस्म, मोस्टली जो एंजाइम काम करते हैं डियर स्टूडेंट्स वो 6 to 8 pH पर काम करती हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो हाईली एसिडिक पर काम करते हैं, जैसे पेप्सिन है 1 to 1.5 पर काम करती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हाईली अल्कलाइन मीडियम में भी काम करती हैं, लेकिन जो नॉर्मल रेंज है वो 6 to 8 pH होती है। तो डियर स्टूडेंट्स दे रिमेन केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये केमिकल रिएक्शन कराते हैं लेकिन खुद केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, खुद खर्च नहीं होते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल इस तरह दूंगा कि हम एक कैंची को लेते हैं और उससे कपड़ा काटते हैं। अब ये कैंची क्या हो गई? ये एंजाइम, और कपड़ा क्या हो गया? सबस्ट्रेट। अब देखिए एंजाइम, कैंची ने कपड़े को तो काटा लेकिन खुद यूटिलाइज नहीं हुई। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज हमारा शॉर्ट सा, बहुत ही प्यारा सा एंजाइम के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो इंशाल्लाह ताला अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। डियर स्टूडेंट्स जाने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुँच सके। उसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।